ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स। और ये ग्रिफिथ की इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाली बुक का जो चैप्टर 2 है उसका आखिरी टॉपिक है। और दो इसके प्रॉब्लम्स हैं कैपेसिटर से रिलेटेड जिनको हम करेंगे। और उसके साथ दो एग्जांपल्स भी हैं, तो मैंने सोचा है कि हम उन एग्जांपल्स को भी कर लेंगे क्योंकि वो काफ़ी फेमस एग्जांपल्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर के हवाले से। और प्रॉब्लम्स में फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो कुछ डिस्कशन जो है वो हमारी कैपेसिटर्स के हवाले से होगी। एंड देन वर्क स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है उसके बारे में एक प्रॉब्लम भी है और थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी। तो कैपेसिटर की बुनियादी डेफिनेशन तो मेरे ख्याल आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हों और सो लेट्स से मैं कोई रेंडमली शेप्ड ले लेता हूँ। आमतौर पे हम लेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आपके पास रैंडम शेप के दो ऑब्जेक्ट्स हों और उन दो ऑब्जेक्ट्स को आप इस्तेमाल करें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए। तो ये मैंने रैंडमली शेप्ड इसलिए लिए हैं कि सिर्फ समझाने के लिए बात, और उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो अगर डी हो तो इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर की सादा डेफिनेशन है। और अभी फिलहाल हम सिर्फ वैक्यूम की बात कर रहे हैं, यानी ये दोनों इल्जाम जो आपको नजर आ रहे हैं, दोनों कंडक्टर्स, ये वैक्यूम में पड़े हुए हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कैपेसिटी पैदा कर देगा इसके अंदर, जो कैपेसिटी जो है वो चार्ज को स्टोर करने की होती है। आसिफ, आपको आवाज नहीं आ रही। और दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ऑफ रखें क्योंकि वीडियो जो है ना वो ज्यादा डेटा लेती है। तो अगर आप वीडियो स्टॉप कर लें तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। मुझे बताएं, बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, चलो, शुक्रिया। तो ये कैपेसिटर की एक जनरल फॉर्म है। और अब फर्ज करें कि हर कंडक्टर जो है उसकी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट पोटेंशियल है। ठीक है ना, वो आपको पता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर हो और उसके ऊपर अंदर आप प्लस क्यू चार्ज रखें तो वो जो चार्ज है सारा वो उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। राइट। और वो एक कांस्टेंट सरफेस को जनरेट करता है। सरफेस, कांस्टेंट सरफेस से मेरी मुराद जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, शायद इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। तो अब फर्ज कर लेते हैं कि जो प्लस क्यू वाला चार्ज है उसकी सरफेस के ऊपर प्लस वी प्लस पोटेंशियल आ गया है विच इज अ कांस्टेंट। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर वी माइनस आ गया। तो इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ये डेफिनेशन है हमारी कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, वी माइनस को पहले लिखना है या वी प्लस को। तो कन्वेंशन ये है कि जो प्लस क्यू वाला चार्ज है वो हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। सो वी प्लस जो है वो हायर पोटेंशियल है। ठीक है। वी प्लस जो है इसको हम हायर वैल्यू देते हैं, कहते हैं, और वी माइनस को लोअर कहते हैं, लोअर वोल्टेज या लोअर पोटेंशियल। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको अभी हमने आमतौर पर वैसे डेल्टा वी लिखते हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन कर लेते हैं एज वी। और हमें पता है कि वी को हमने डिफाइन किया एज द डिफरेंस बिटवीन वी प्लस माइनस वी माइनस। आमतौर पे वी माइनस को हम ग्राउंड लेते हैं, यानी अगर मेरे पास एक सिंगल कंडक्टर हो और दो कंडक्टर्स ना हो तो मैं फिर क्या करूंगा कि वी माइनस को जीरो लूंगा। ठीक है, सो वी माइनस इज इक्वल टू जीरो होता है, जिसको हम आमतौर पर ग्राउंड कहते हैं इफ देर इज ओनली वन कंडक्टर, इफ देर इज ओनली वन कंडक्टर। आप सिंगल कंडक्टर को आप एक कैपेसिटर भी कह सकते हैं। अगर आप जीरो को इन्फिनिटी पे कंसिडर कर लें अपना रेफरेंस पॉइंट, तो एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर कहला सकता है। यानी फर्ज करें आपके पास एक कंडक्टर पड़ा हुआ है किसी जगह पे और उसके ऊपर आप क्यू प्लस क्यू चार्ज देते हो। तो आप माइनस क्यू वाला कोई मैंने बॉडी पास में नहीं रखी, लेकिन आप इसको अकेले जो कंडक्टर है
इसको भी कैपेसिटर कह सकते हो। बस आपको ये साथ बताना पड़ेगा कि जो इसका दूसरा हिस्सा है वी माइनस, इसका जो पोटेंशियल होगा वो तो वी प्लस है ना, तो वी माइनस जो है वो जीरो है, और उसको आप इन्फिनिटी पे ले सकते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये सिर्फ एक साइड की बात है। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि जो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं वन लिखना भूल गया, इज देयर इज ओनली वन कंडक्टर। तो ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, वी बाय डेफिनेशन हमें पता है कि पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। सो बाय डेफिनेशन वी इज इक्वल टू माइनस, चूंकि मैंने इसको डिफाइन किया वी प्लस वी माइनस के डिफरेंस से, सो माइनस यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो जो जो कि वी माइनस है, सो इसलिए इसका सिंबल माइनस और प्लस। दूसरे लफ्जों में माइनस नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ लाइन एलिमेंट। तो ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की, तो वही मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी है। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बस इसमें यही मैं बात कर रहा था। इफ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड of a given charge configuration, then we can find the potential difference for those two, between the two charged bodies। ठीक है, तो ये उनका एक्सप्रेशन है। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन जनरल, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इन जनरल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो ये भी हमने पढ़ा था कि इसको लिखा जा सकता है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन आप इंटीग्रेट करते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, जो कि इन जनरल नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, एंड देन आर स्क्वायर और आर हैट, और उसको आप इंटीग्रेट करते हो ओवर द वॉल्यूम। वॉल्यूम एलिमेंट को डी टाउ कहते हैं। ठीक है, सो डी टाउ इज वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो कि आप अपनी चार्ज कंडक्टर के बाहर एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हो और उस सरफेस का ये वॉल्यूम है। ठीक है, डी टाउ। उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो पहली बात तो ये देखें कि ये जो रो होगा बाय डेफिनेशन, इसको मैंने वॉल्यूम, क्योंकि हर चीज वॉल्यूम में लिखी है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को शो करता है। और बाय डेफिनेशन आपको पता है अगर आपके पास क्यू टोटल चार्ज हो किसी बॉडी पर, तो उस बॉडी का वॉल्यूम वी हो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो क्यू ओवर वी। इसका मतलब ये है कि जो रो है वो क्यू के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो ई है वो भी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ई, अब मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, यहां से मुझे ये रिजल्ट पता चला है कि किसी भी बॉडी पे अगर क्यू चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी हिसाब से होगा। यानी ये कि अगर मैं किसी बॉडी पे, सो फर्ज करें कि मेरे पास एक बॉडी है और उसके ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो मुझे पता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ई है। अब अगर उसके ऊपर मैं +2 क्यू चार्ज कर दूंगा तो मुझे पता है उसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अगर उस बॉडी का चार्ज पहले से आधा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। ठीक है, ये बात वाजह है। और अब चूंकि अभी आपने देखा कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी तो E पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि V इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है, देन लॉजिकली जो V है इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Q। तो किसी बॉडी पे जितना चार्ज होगा उस हिसाब से
पोटेंशियल भी होगा। और यहाँ पे अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करके जो चीज डिफाइन की जाएगी वो होगी कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली एज अ दिस फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। तो ये है फार्मूला थ्रू विच वी डिफाइन द कैपेसिटेंस। सी इधर की बजाय उधर क्यों नहीं लगाया, ये अगेन कन्वेंशन है। और यूनिट्स के जरिए आप चाहें तो 1/C को डिफाइन कर लें, बट 1/C इज नॉट डिफाइंड एज कैपेसिटेंस, C इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल टू CV। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास टू बॉडीज हैं और एक के ऊपर मैंने +Q चार्ज दिया है और दूसरी पे -Q चार्ज दिया है, और दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस है D और वो बहुत करीब है, इतनी ज्यादा दूर नहीं है, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो डिफाइन होगी टोटल चार्ज ऑन वन ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल V, where V is defined as V plus minus V minus। V प्लस क्या था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का वोल्टेज, और V माइनस क्या था, नेगेटिवली चार्ज बॉडी वोल्टेज। सो V प्लस माइनस V माइनस का मतलब होगा हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। सो जिसका मतलब ये हुआ कि V इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हमने डिफाइन इस तरह से इसको कर लिया है कि जो आपका V है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, क्योंकि V प्लस इज हायर, V माइनस इज लोअर। तो बड़ी मिकदार में से छोटी मिकदार निकालें तो आंसर हमेशा मुस्बत आता है, पॉजिटिव आता है। तो V पॉजिटिव है, और यहाँ पे Q भी हमने पॉजिटिव डिफाइन किया हुआ है। तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है पहली प्रॉपर्टी कि C जो है ये एक पॉजिटिव है। ठीक है, कैपेसिटेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये एक चेक होता है कि अगर कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपकी कैपेसिटेंस नेगेटिव निकल रही है, तो आप वापस जाकर अपनी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है माइनस साइन की। तो आपकी कैपेसिटेंस जो है उसका वो पॉजिटिव क्वांटिटी के तौर पे निकलती है बाय डेफिनेशन। ठीक है, कैपेसिटेंस को यूनिट जो है इसका वो फैराड है। ठीक है, और जिसके लिए F सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जो एक फैराड कैपेसिटेंस है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस होती है, क्योंकि वो 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे स्टोर करती है। आमतौर पे छोटे यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी आपके जो पंखे में कैपेसिटर लगा है या आपके लैपटॉप में, सेल फोन में जो कैपेसिटर लगा है, तो उनमें हम स्मॉलर यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप माइक्रो फैरड या मिली फैरड या पिको फैरड इस तरह कहते हैं आप। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब है कि आप माइक्रो फैरड को कैसे डिफाइन करेंगे कि आप 10⁻⁻⁶ कूलम पर वोल्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह मिली फैरड 10⁻³ होता है, पिको फैरड 10⁻12 होता है। सो इस तरह से आप छोटे यूनिट्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। फैरड का कैपेसिटर आमतौर पर बड़ी फैक्ट्रियों में आपको नजर आएगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो चार्ज है वो आपको प्रोसेस करना पड़ता है 1 वोल्ट डिफरेंस के साथ। तो ये बुनियादी बातें हैं। अम, अब अगला सवाल ये है कि अगर आपके पास, आपको पता है कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें एनर्जी भी स्टोर होती है। पिछले टॉपिक पे जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां से हमें ये चीज पता है। और वो एनर्जी स्टोर होती है बेसिकली क्योंकि चार्ज जब भी आप किसी बॉडी पे रखेंगे, तो उस चार्ज को वहां पे रखने में जो आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, दैट इज स्टोर्ड एज अ वर्क। तो वर्क को आप, जो वर्क आपको करना पड़ता है चार्ज को स्टोर करने का, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपके पास, अगर आपने एक कैपेसिटर बनाना है, और उस कैपेसिटर को बनाने के लिए, सो फर्ज करें आपके पास, अगेन मैं रेंडमली दो बॉडीज ले रहा हूँ और इसके ऊपर आपने चार्ज स्टोर करना है। ठीक है ना, एक के ऊपर आपने +Q करना है, दूसरे पे -Q करना है। सो इस पे मैंने टोटल चार्ज +Q करना है, इस पे -Q स्टोर करना है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि फर्ज करें कि मैं छोटा सा चार्ज लेके आता हूँ, स्मॉल q, और -Q है यहाँ पे। तो पहले मैं प्लस स्मॉल चार्ज जो है वो स्टोर करता हूँ, और बाद में फिर मैं ऐसा ऐसा उस चार्ज को बढ़ाता जाता हूँ, हत्ता कि मेरे पास जो टोटल चार्ज है, सो Q जो है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन एनी, सॉरी शुड बी चार्ज ऑन एनी कंडक्टर।
तो इतना चार्ज स्टोर करने में आपको वर्क करना पड़ता है, तो जो वर्क आप करते हो वो एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। सो बाय डेफिनेशन मुझे पता है कि जो अगर मैं अगर मेरे पास फर्ज करें कि डी क्यू चार्ज है, जो मैंने स्टोर किया है, लेट से मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे माइनस डी क्यू। सो अगर डी क्यू चार्ज मैंने स्टोर करना है किसी बॉडी पे, और उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल जो पैदा होगा वो वी के बराबर होगा, तो जो वर्क है वो डी डब्ल्यू के बराबर होगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है ना? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इन्फिटेसिमल चार्ज स्टोर करने के लिए इन्फिटेसिमल वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क किसके खिलाफ हो रहा है? वो जो पोटेंशियल आप उसका होता है उसके खिलाफ आप वर्क कर रहे होते हो, क्योंकि पहला जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज को वो करेगा ना, रिपेल करेगा। तो फोर्स लगती है, वो फोर्स को आप पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिजिकल टू माइनस डेल बी। तो ये उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। सो अब अगर आपने पोटेंशियल देखना है बाय डेफिनेशन, अभी हमने डिफाइन किया था यहाँ पे कि पोटेंशियल और चार्ज का आपस में ताल्लुक थ्रू कैपेसिटेंस है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो अगर मैंने एट एनी टाइम यहाँ से एनी टाइम से मेरी मुराद है कि ना आपका चार्ज जीरो है इस बॉडी के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर, और ना आपका चार्ज टोटल है। तो दरमियान में कहीं पे आपने कुछ चार्ज फर्ज करें स्टोर कर लिया हुआ है, और बाकी ये भी आपने करना है। तो एट एनी टाइम इफ देयर इज क्यू चार्ज, क्यू चार्ज से मेरी मुराद उसकी मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस आपको पता है कि वो तो होना ही होना है। तो फिर वी को मैं डिफाइन कर सकता हूं एज क्यू बाय सी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस। तो यहां से आप डी डब्ल्यू को लिख लें, क्यू बाय सी डी क्यू। अब अगर आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं, टोटल सॉरी वर्क निकालना चाहते हैं, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें, क्यू ओवर सी डी क्यू। तो यहाँ पे गौर करें कि जो सी है वो तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट है, तो उसको तो आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हो। लेकिन ये जो स्मॉल क्यू है, ये चूंकि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, बाय डेफिनेशन मैंने कहा था कि क्यू टाइम डिपेंडेंट है, मतलब स्मॉल क्यू टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन कैपिटल क्यू जो है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो टोटल चार्ज है, वो चेंज नहीं हो रहा। सो जैसे जैसे स्मॉल क्यू चेंज होता जाएगा आप उसको इंटीग्रेट करते जाओगे। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि आप जमा करते जाओ। सो क्यू इज योर वेरिएबल, स्मॉल क्यू इज वेरिएबल। और जब आपके पास कोई चार्ज नहीं था तो जीरो, और जब आप टोटल चार्ज स्टोर करोगे तो प्लस क्यू और कैपिटल क्यू। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपका आंसर आ गया कैपिटल क्यू स्क्वायर ओवर टू सी। बट आपको ये भी पता है कि जो क्यू है दैट इज गिवन बाय सी वी, तो इसका मतलब है कि W विल बी बिकम 1/2 CV²। तो ये वो फार्मूला है, इसको हम कहते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर। ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड टू स्टोर क्यू चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। तो ये दो बुनियादी मसाले आते हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये दो बुनियादी इक्वेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बुनियादी बातें हैं, मेरे ख्याल एफएससी लेवल की हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल नहीं तो फिर मैं चलता हूँ आगे। चूंकि प्रॉब्लम्स दो हैं छोटे छोटे से, तो मैंने सोचा है कि साथ एग्जांपल्स भी कर ली जाए, और क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं और फेमस भी हैं कैपेसिटर्स की डिफरेंट फॉर्म के हवाले से। सो लेट्स लेट्स डू दोज एग्जांपल्स। अच्छा, अभी मैं कर रहा हूँ एग्जांपल 2.10, ये बुक के अंदर आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो एग्जांपल 2.10 ग्रिफिथ की बुक में से है।
प्रॉब्लम बड़ा मशहूर है। बेसिकली आपके पास दो जो हैं वो प्लेट्स हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस एग्जांपल इज बेसिकली फॉर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें ये होता है कि दो इन्फिनिट प्लेट्स हम लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये इनको मैं इन्फिनिट प्लेट्स एज्यूम कर सकता हूँ। फाइनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट और इन्फिनिट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट इज जस्ट अ लिमिट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट लेट्स अज्यूम कि उनका एरिया जो है, एक प्लेट का जो एरिया है वो ए है, और उसी साइज की एक और प्लेट है जो यहाँ पर पड़ी हुई है, और वो दोनों पैरेलल पड़ी हुई है। मैं शक्ल को दोबारा जरा इसके पैरेलल करके बनाते हैं। सो दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो दोनों प्लेट्स का एरिया एक जितना ही है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी है डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। एक प्लेट के ऊपर मैं प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस करता हूँ और दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करते हैं, ताकि ये कैपेसिटर बन सके। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर आप एक प्लेट ले लें, फॉर एग्जांपल फॉर टॉप प्लेट अगर आप देखें, तो चूंकि इसका एरिया है और चार्ज है, सो आई कैन डिफाइन अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। और सिग्मा पॉजिटिव है बिकॉज क्यू पॉजिटिव है। आप दूसरी प्लेट के लिए, यानी आप चाहें तो उसको सिग्मा प्लस लिख लें। और अगर आप नीचे वाली बॉटम प्लेट को देख लें, तो उसके लिए भी मैं सिग्मा डिफाइन करूंगा विद माइनस साइन क्यू बाय ए। तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अह, अच्छा, अब आपने निकालनी है कैपेसिटेंस। सो सवाल ये है कि कैपेसिटेंस निकालें जी इस सिस्टम की, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिस्टम है और इसकी आप कैपेसिटेंस निकालें। सो सी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वी। अब वी वोल्टेज नहीं, वोल्टेज है, इसको वॉल्यूम नहीं समझ लेना। तो मुझे दो चीजें चाहिए, मुझे वी चाहिए और क्यू चाहिए। क्यू तो लेट से गिवन है, ठीक है ना। तो क्यू जो है इट इज गिवन। वी जो है ये मैंने निकालना है, मुझे नहीं पता कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल क्या है। तो वी निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी पोटेंशियल ग्रेडियंट के हवाले से। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम फर्ज करते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है, और आपको पता है V को हम कैसे डिफाइन करेंगे, V प्लस माइनस V माइनस। प्लस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का डिफरेंस, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चूंकि मैंने डिफाइन किया हुआ है D के बराबर है, सो डेल्टा आर की जगह पे D आ जाएगा। तो यहां से मैं एक फार्मूला बना लेता हूं कि V इज इक्वल टू ई डी होगा। यहाँ पे E से मेरी मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो दोनों प्लेटों के दरमियान, तो मैं इस फार्मूले की मदद से वोल्टेज बना सकता हूँ, V बना सकता हूँ। और V पता हो तो फिर मैं यहाँ पे प्लग कर सकता हूँ और C निकल आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप है कि E निकालना। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक, फ्रॉम गाउसेस लॉ आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर आपके पास एक इन्फिनिट प्लेट हो, सिंगल प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर क्यू चार्ज है, या फर्ज करें उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, और ये एक इन्फिनिट प्लेट है, तो फ्रॉम गाउसेस लॉ हमने ये पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकाला हुआ है। कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैं दोबारा डेरिवेशन नहीं करूंगा, बट आप एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाते हैं इस तरह करके, और उससे फ्लक्स निकालते हैं और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। किसी को याद है कि एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज अगर आपके पास हो तो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा मसला है। मोमना ने आंसर दिया है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट।
कोई इसको करेक्ट करना चाहता है? इन्होंने कहा है कि जी ये होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के लिए, एक इन्फिनिट शीट के लिए। ओके गुड, सिद्रा और आयशा आप दोनों का जवाब ठीक है। इसके साथ नीचे 2 से डिवाइड भी करना होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नियर ए इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब हमारे पास तो दो दो इन्फिनिट शीट्स ऑफ चार्जेस है ना। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर वन प्लेट। तो हमारे पास तो दो प्लेटें हैं ना। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि दोनों प्लेटों के दरमियान जो सरफेस है, जो सॉरी जगह है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ डी वाली, बल्कि डी को भी रहने दें, वो हमें पता है। एक चीज मुझे पता है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रा करना चाहें, तो जो नेगेटिव प्लेट है, या सॉरी पॉजिटिव प्लेट है, टॉप टॉप वाली प्लेट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जाएगा? क्योंकि ये एक वेरी थिन शीट ऑफ चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जानब जाएगा। और चूंकि इस जानब मैंने इसको इन्फिनिट लिया हुआ है, तो इस जानब मुझे मतलब इस तरफ वाले फील्ड की मुझे जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरा ये है कि चूंकि ये कांस्टेंट सरफेस है, इक्विपोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है परपेंडिकुलर ही होना है, सो डजंट मैटर। तो दो ही हालतें हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर को जाए नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ठीक है। सो मैं यहाँ पे उसको ड्रा कर लेता हूँ। तो प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर को जाएगा, ई प्लस उसको मैं लिख लेता हूँ, और साथ ही साथ वो नीचे को भी जाएगा, विच इज ई प्लस अगेन। अब ये जो ई प्लस नीचे को जा रहा है, वो थोड़ी देर बाद इस प्लेट के अंदर से गुजरेगा, ठीक है, और आपको एक और कंपोनेंट मिलेगा दूसरी जानेब, जिसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई प्लस। ठीक है, ये समझ आई ना बात? ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के लिए लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर नेगेटिव प्लेट को देखें, तो नेगेटिव प्लेट में क्या हो रहा है? नेगेटिव प्लेट में भी दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है ना, और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इधर को जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो किधर को जाएगा? वो इस तरफ को जाएगा, ई माइनस। ये बात समझ में आई? ये मैं नीचे वाली नेगेटिव प्लेट की बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव प्लेट में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इधर को आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इससे पीछे भी तो ये इधर को ही आ रहा होगा ना, इस जाने भी ये इधर से ही आ रहा होगा, क्योंकि एक ही सिमत रखनी है उसकी। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम से देख के आपको शायद समझ आ रही हो कि जो प्लेटों का बाहर वाला एरिया है, वहां पे ई प्लस और ई माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो चूंकि इक्वल चार्ज है दोनों पे, इसलिए वो कैंसिल कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो ई प्लस और ई माइनस कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेटों का, वो दोनों एक ही सिमत में है और सेम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो इसका मतलब है कि जो बिटवीन द प्लेट्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बिटवीन द प्लेट्स जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी, इसको मैं ई प्लस कर लेता हूँ, दैट विल बी ई प्लस प्लस ई माइनस। और जैसा कि हमने डिफाइन किया है कि एक प्लेट का है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों प्लेटों का कितना हो जाएगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। और उसकी डायरेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई गई है। उसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एज लॉन्ग एज योर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल, डी इज वेरी स्मॉल। तो कैपेसिटर में हम कोशिश करते हैं जब कैपेसिटर बनाते हैं कि प्लेटों को करीब करीब रखें। पॉइंट समझ में आ गए हैं? ये पॉइंट जो है ये फिर हर तरह के कैपेसिटर पे अप्लाई होना है, और बार बार मैंने इसको डिस्कस नहीं करना। आई विल जस्ट यूज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। किसी का कोई सवाल इसमें कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला है? गॉसेस लॉ से मुझे एक प्लेट का पता था, तो बाकी दोनों प्लेटों का मैंने, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ड्रा करके मैंने पता कर लिया है। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ
इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या करोगे, आप इसको इस फार्मूले में डालोगे और आप पोटेंशियल निकालोगे। देन V between the plates will be what? ED. सो ये बन जाएगा सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। और मुझे पता है कि जो C है दैट इज इक्वल टू Q बाय V, जबकि Q भी मुझे पता है कि Q इज इक्वल टू सिग्मा A बाय डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा सिग्मा A डिवाइडेड बाय सिग्मा D इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो जिसका मतलब है कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। ठीक है, जब प्लेटों के दरमियान वैक्यूम हो। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे VAC लिख दें, जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये वैक्यूम है, दोनों प्लेटों के दरमियान वैक्यूम है। अगर कोई मीडियम होगा तो फिर आप C मीडियम लिखते हो, एंड देन आप उसको डिफाइन करते हो एक और एक्स्ट्रा फैक्टर विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये बड़ा मशहूर फार्मूला है, शायद आपने FSC में भी देखा हो, कहीं पे इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। एक और एग्जांपल करते हैं विच इज फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं करती, इसके लिए आप मेरा गॉसेस लॉ वाला लेक्चर देखें या इस फार्मूला को चले दोबारा देख लें। इस फार्मूले में आप देखें कहीं भी डिस्टेंस मेंशन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, जिसका मतलब है कि अगर इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एक ही होती है, बिकॉज देर इज नो डी इन द फार्मूला। हाँ, ये फार्मूला हमने निकाला तब था जब हमने इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज ली थी, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास जो शीट्स ऑफ चार्ज होती हैं वो इन्फिनिट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि वहां पे इसकी कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस अप्रोक्सीमेशन में काम करें जिसमें हमारा हमारा जो शीट है, उस शीट ऑफ चार्ज है उसको हम वेरी लार्ज ले सकें। तो वेरी लार्ज शीट ऑफ चार्ज के लिए अप्रोक्सीमेटली दिस फार्मूला वर्क्स, बट आइडियल केस ये है कि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो, बट प्रैक्टिकली इट डजेंट मैटर। हाँ, अगर आपके पास बहुत ही छोटी शीट ऑफ चार्ज है, मिसाल के तौर पे चलें, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर मेरी शीट ऑफ चार्ज इतनी सी है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा इन्फिनिट। ठीक है, लेकिन इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट। ये इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं। ये स्केल मैंने अपनी तरफ से चूज किया है। अब होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो आप निकालेंगे इस शीट के पास, वो होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके करीब क्या होगा उसकी मुझे फॉर्म नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि अब मैं वो जो अजम्पशन है कि डिस्टेंस जो है डिपेंड नहीं करता इन्फिनिट केस में, फाइनाइट केस में वो करेगा। उसकी एक और दिलचस्प मिसाल ये ले सकते हैं कि फर्ज करें कि मैं इस प्लेट को छोटा करता करते बिल्कुल एक इतना छोटा कर लेता हूँ कि ये मुझे एक पॉइंट चार्ज नजर आता है। तो तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है क्या होगा, यानी क्यू इस पे चार्ज है, क्यू इस पे चार्ज है, क्यू इस पे चार्ज है। तो अब मुझे पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि अब ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये आ गया डिस्टेंस यहाँ पे। तो अगर आप अपनी शीट को छोटा 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 करते जाएंगे तो जाहिर है कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी शीट को थोड़ा बड़ा करना शुरू कर देंगे तो तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ले सकते हैं नियर द शीट ऑफ चार्ज। तो तानिया, आपका जो सवाल है वो क्लियर हो गया? गुड, जबरदस्त। किसी और का कोई सवाल? ओके, नहीं है तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एक और एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ विच इज एग्जाम्पल 2.11, और ये भी ग्रिफिथ में से है।
तो यहाँ पर अब है कि दो स्फेरिकल शेल्स हैं और उनका आपने लेना है एज अ कैपेसिटर, उनको ट्रीट करना है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना है। सो लेट्स से मेरे पास दो स्फेरिकल शेल है और जो अंदर वाला शेल है उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और जो बाहर वाला शेल है उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज। जो अंदर वाला शेल है उसका रेडियस है ए और जो बाहर वाला शेल है उसका रेडियस है बी। स्फेरिकल शेल्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। तो कहता है जी इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है ना। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए फिर वही बात है कि आपको एक सरफेस अज्यूम करनी है जो इन दोनों के दरमियान में हो। ठीक है ना। यहाँ पे एक सरफेस अज्यूम करनी है जो इन दोनों के दरमियान हो, क्योंकि यहीं पे इस सरफेस पे, इस ग्रीन वाली सरफेस पे आपको चाहिए होगा सारा कुछ। तो ये सरफेस मैं एज अ गॉसियन सरफेस लेता हूँ और उसका रेडियस मैं कहता हूँ स्मॉल आर है। तो वही हमारी जो मशीनरी है वो वही रहेगी। क्या मशीनरी है कि सी विल बी इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब क्यू मुझे पता है। ठीक है, क्यू इज गिवन, चार्ज पता है। वी मुझे नहीं पता तो मैं वी निकालना चाहता हूँ। तो वी निकालना है तो वी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो बिटवीन द शेल्स इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना पड़ेगा एट रेडियस आर। ठीक है। तो क्या होता है हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट अब आपको पता भी होना चाहिए कि जब आप एक शेल के बाहर हैं, एक स्मॉल आर के शेल के ऊपर आप खड़े हुए हैं और आपके पास अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है तो इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, एज अ पॉइंट चार्ज में लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज अंदर पड़ा हुआ है वो क्यू है और जो रेडियस है नए रिंग का, वो नए शेल का, वो स्मॉल आर है। सो आर स्क्वायर एंड देन डायरेक्शन आर है। अब इसको इस्तेमाल करके आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो वी विल बी इक्वल टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी। याद रहे कि यहाँ पे वी ए जो है दैट इज ग्रेटर देन वी बी। याद है ना, मैंने कहा था कि जब हम वी डिफाइन करेंगे तो इस तरह डिफाइन करेंगे कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो जो प्लस क्यू वाला चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और जो माइनस वाला होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। सो जो प्लस क्यू है वो ए वाला सफियर है और माइनस क्यू जो है वो बी वाला सफियर है। इसलिए मैंने वी ए माइनस वी बी को डिफाइन किया है एज माई वी। तो अब इसका फार्मूला मुझे पता है क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस बी टू ए। ठीक है ना। रेफरेंस से आप ए तक जाएंगे एंड देन ई डॉट डी एल। इस केस में डी एल को मैं डी आर भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। सो क्या आएगा आंसर, दिस विल बी -1 माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ओवर बी टू ए डी आर ओवर आर स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा दैट विल बी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, लिमिट होगी बी से ए तक। -1/r है लेकिन वो माइनस से कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/b 1/a माइनस 1/b। दिस इज द पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल इसको आप चाहें तो एलसीएम लेके लिख लें तो b माइनस ए ओवर ए बी। तो अब मुझे पता है c किसके इक्वल होता है, q ओवर v। तो अगर आप कंपेयर करें तो c विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी ओवर ए माइनस बी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट ऑफ अ स्फेरिकल शेल जब उसके दरमियान आपने वैक्यूम लिया हुआ। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर। सो बेसिकली सेम प्रॉब्लम है। आपको चार्जेस दिए होते हैं और वी आपने निकालना होता है। वी के लिए आप ई निकालते हो, ई निकल आता है तो फिर आप
उसको वी में पुट करते हो, वी निकल आता है, तो फिर उसको सी में पुट करते हो तो सी निकल आता है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ था? कोई स्टेप समझ ना आया हो? क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कर लिया, स्फेरिकल भी कर लिया। अब अगला जो प्रॉब्लम है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। सो दिस प्रॉब्लम विच इज फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसको करते हैं। इसमें क्या है कि डायग्राम दी गई है, कहता है कैपेसिटर्स निकालने पर यूनिट लेंथ फॉर टू कोएक्सियल मेटल सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ऑफ रेडियस ए एंड बी। रेडियस ए भी दिया गया है यहाँ पर, छोटे सिलेंडर का रेडियस है, और रेडियस बी दिया गया है, बड़े सिलेंडर का रेडियस है। तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, बाय डेफिनेशन प्लस क्यू और माइनस क्यू लूंगा। इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेट्स से, सो माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा, मैं डायग्राम दोबारा नहीं बनाना चाह रहा। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगेन क्या करना है आपको, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने इस प्रॉब्लम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है पहले से। तो लगता है मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो लेट्स से मैं बना लेता हूँ। चलो, ये एक छोटा सिलेंडर है। ठीक है, और उसके बाहर जो है वो एक बड़ा सिलेंडर पड़ा। दोनों का साइज तकरीबन सेम है। और इन दोनों के दरमियान में मैं एक ये सब्ज सिलेंडर बना रहा हूँ, जो कि गाउसियन सरफेस जैसी चीज है, क्योंकि मैंने गाउसियन लॉ अप्लाई करना है। तो रेडियस दिए गए हैं, छोटे सिलेंडर का रेडियस ए है, बड़े सिलेंडर का रेडियस बी है, और ग्रीन वाले सिलेंडर का रेडियस एस है बाय डेफिनेशन। क्योंकि ये हमने किया है प्रॉब्लम ग्रिफिथ में, पहले भी एस लिया, तो इसलिए इसको एस ले लेते हैं। और इसकी जो लेंथ है तीनों सिलेंडर्स की वो सेम है, और उसको हम कह लेते हैं वो एल के बराबर है। तो आप यहाँ पे गाउस लॉ अप्लाई करें। ठीक है ना, क्या होता है गाउस लॉ, ई डॉट डी ए फ्लक्स, उसका इंटीग्रल जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/epsilon नॉट एनक्लोज्ड। और क्यू भी दिया गया है, इनर सिलेंडर पे प्लस क्यू चार्ज है और आउटर सिलेंडर पे माइनस क्यू चार्ज है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बट हमें पता है कि हमने ये प्रॉब्लम पहले किया हुआ है। सो दिस इज गिवन बाय क्यू ओवर 2 pi epsilon naught L 1/s s hat. This is the electric field for a cylinder of radius s. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, और बहुत केयर के साथ, अब मैं क्या डिफाइन करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हायर पोटेंशियल पहले लेना है और उसमें से माइनस करना है लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल किसका है, वो ए वाले सिलेंडर का है, और लो पोटेंशियल किसका है, वो माइनस वाले सिलेंडर का है। सो वी will be equal to VA minus VB, right? And then by definition, this will be equal to minus B to A E dot DL. इस केस में L जो है वो S का काम कर रहा है, सो इस वजह से मैं यहाँ पे DS लिख लूंगा। एंड देन आप वैल्यू पुट करें, सो Q ओवर 2 pi epsilon naught L into minus B to A एंड देन डी एस बाय एस आ जाएगा। 1/s का जो इंटीग्रल है वो लॉग होता है। सो माइनस क्यू ओवर 2 pi epsilon naught एल लॉग ऑफ क्या आएगा, ए ओवर बी। और अगर माइनस साइन को भी अब्जॉर्ब कर लें लॉग में, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू ओवर 2 pi epsilon naught एल लॉग ऑफ बी ओवर ए। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया यहाँ पे,
लॉग ऑफ ए ओवर बी को लॉग ऑफ बी ओवर ए कर दिया, और ये माइनस साइन अब्जॉर्ब हो गया। क्यों किया मैंने माइनस साइन? क्योंकि बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस पॉजिटिव होती है, सो मैंने वी को पॉजिटिव पोटेंशियल के तौर पर लिखा है। ओके, अब क्यू और वी का रिलेशन हमें पता है, सो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और इसका मतलब है कि सी विल बी इक्वल टू टू पाई, सॉरी, टू पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर, साथ एल भी आएगा ना, ओवर लॉग बी ओवर ए। ठीक है, so this is the capacitance of a cylindrical capacitor when there is vacuum between the cylinders, दोनों सिलेंडर के दरमियान जब वैक्यूम हो। ठीक है, तो बिल्कुल वही लॉजिक जो हमने पहले इस्तेमाल की है। तो तीन प्रॉब्लम्स अभी हमने किए हैं, एक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यही तीन एग्जाम मशहूर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो तीनों को मैंने यहाँ पे किया है, और तीनों में आपको पता है रेसिपी बड़ी सीधी सीधी है। ठीक है ना, इसको हमारी रेसिपी क्या है? हमारी रेसिपी ये है कि सबसे पहले आप निकालेंगे ई, जब ई निकल आएगा तो फिर आप निकालेंगे वी, जब वी निकल आएगा तो फिर आप निकालेंगे सी। जो जो चीज आपको दी गई होती है वो क्यू होता है। गिवन इज ऑलवेज द टोटल चार्ज ऑन योर कैपेसिटर, राइट? तो ये रेसिपी जो है ना वो आपने याद कर लेनी है, तो जब भी कोई कैपेसिटेंस निकालने का प्रॉब्लम आए अच्छा, आपने गौर किया होगा कि तीनों केसेस में कैपेसिटेंस का फार्मूला एक जैसा नहीं है। तीनों तीनों आंसर्स में कैपेसिटेंस डिफरेंट है, पैरेलल प्लेट में और तरह से है, और सिलेंड्रिकल में और तरह से है, और स्फेरिकल में और तरह से है। तो इससे क्या आपको खबर क्या मिल रही है, क्या पता चल रहा है? तीन मुख्तलिफ हमने कैपेसिटर लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीनों में कैपेसिटेंस डिफरेंस है। तो इससे आप क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं? ये जो नॉलेज आपको मिला है, इसको लफ्जों में बयान करें। सिद्रा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, क्यू वाला जो सवाल है, अभी आप मेरे सवाल पे बताएं। गुड। सिद्रा का कहना है कि जी कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन शेप। आयशा का भी यही कहना है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप। बिल्कुल ठीक बात है। इसी को जरा फैशनेबल थोड़ा सा कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी है या कैपेसिटेंस है, और भी किसी का कोई आंसर है? कैपेसिटेंस इज ए जियोमेट्रिकल क्वांटिटी। मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपको समझ आई है, ये सिर्फ उनको उसको बयान करने का तरीका है। इट्स अ जियोमेट्रिकल क्वांटिटी। तो आप किसी कैपेसिटर की जियोमेट्री बदल दें तो उसकी कैपेसिटेंस बदल जाती है। और ये हमारा जिन लोगों को फील्ड थ्योरी पढ़ने का बड़ा शौक है, उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है कि कैसे आप एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी निकाल रहे हैं। आमतौर पे लोग समझते हैं कि ग्रेविटी इज अ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, तो भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रही है और कैपेसिटेंस इज अ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी निकल आई है। तो चीजें आहिस्ता इतनी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उनके नाम बड़े बड़े, ये मेरे ख्याल लास्ट टाइम भी ग्रुप में मैंने बात की थी जब रिमजा बात कर रही थी जनरल रिलेटिविटी, तो उसकी मसावतें मुश्किल लगती हैं, लेकिन उसके पीछे असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है सारा। सारी की सारी फील्ड थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से निकली है। इसीलिए आइंस्टाइन का जो हीरो था वो और कोई नहीं बल्कि मैक्सवेल था। उसकी हर किताब मैक्सवेल के नाम से शुरू होती है। वो मैक्सवेल को की बहुत तारीफ करता था, क्योंकि वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फिजिक्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से निकल रही है। फील्ड थ्योरी की जो फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पहले फील्ड थ्योरी नहीं होती थी। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पहले फील्ड थ्योरी नहीं थी फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पहले होती थी पार्टिकल थ्योरी, जो न्यूटन की दी हुई थी। फिजिकल मीनिंग इसका कोई नहीं है भाई, लॉग बी ओवर ए है, तो आप इसकी कोई फिजिकल बनाना चाहते हैं तो बना ले अपनी तरफ से, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद दैट।
इनका क्वेश्चन है कि जो फार्मूला है, तो मैंने मेन जो चीज बता दी है आपको कि आप डिफरेंट ज्योमेट्री लेंगे तो डिफरेंट कैपेसिटेंस आएगी। अब अगर आप स्पेसिफिक हर केस को डिस्कस करना चाहते हैं तो अब आपकी मर्जी है, जितना मर्जी उसको खींचे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ज्यादा लंबा सिलेंडर ले लूं तो कैपेसिटेंस ज्यादा आएगी। लॉग बी ओवर ए की वैल्यू स्मॉल ले लें तो कैपेसिटेंस ज्यादा आएगी। लॉग बी ओवर ए स्मॉल करने का मतलब ये है कि आप बी ओवर ए की रेशो को जो है वो कर लें, स्मॉल कर लें या लार्ज कर लें, जो भी है। सो कहने का मकसद ये है कि अब इस फार्मूले से आप अपने कैपेसिटर की ज्योमेट्री बना सकते हैं जिस तरह का कैपेसिटर आपको चाहिए। फर्ज करें कोई कहता है मुझे 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए और मैंने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाना है, तो ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि मैं उसकी लेंथ क्या रखूं, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस क्या रखूं, बाहर वाले सिलेंडर का क्या रेडियस रखूं, और उससे मैं अपनी मर्जी का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर गिवन कैपेसिटेंस का बना सकता हूँ। तो ये इसकी एक फिजिकल मीनिंग हो सकती है फार्मूले की। इसी तरह स्फेरिकल के लिए भी है और बाकियों के लिए भी है। तो उससे आपको यानी ज्योमेट्री पता चल गई कि किसी खास तरह की कैपेसिटेंस लेने के लिए खास तरह की ज्योमेट्री चाहिए होती है, और इसी वजह से कैपेसिटेंस को हम कह रहे हैं कि ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। तो काजम साहब हमें जो है वो बहुत आला गुफ्तगू से वापस इस फार्मूले पे ले आए हैं, जो कि अच्छी बात है। मेरा ख्याल है नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इससे पहले किसी का कोई सवाल इस प्रॉब्लम से रिलेटेड? हाँ, सिद्रा का सवाल था कि वही कंसिडर क्यू कांस्टेंट। जी मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि वी भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आप देखें ये जो प्लस क्यू लेते हैं, मेरा ख्याल है जहां पे मैंने कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ाया था, अभी किधर गया, यहाँ कहीं मैंने वो लिखी थी बात, स्टार्टिंग में ये बात हो गई थी। आ, यहाँ कहीं पता नहीं लिखा है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने वहां पे बात की थी कि बाय डेफिनेशन आप हाँ, ये क्यू जो है वो टोटल चार्ज है, राइट। क्यू इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल क्यू जो है वो स्मॉल इनफिनिटेसिमल चार्ज है। तो कैपेसिटेंस जब आप लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। एक खास हद से ज्यादा चार्ज आप स्टोर भी नहीं कर सकते ना उस पे, उसकी एक लिमिट होती है। सो बाय डेफिनेशन आप देखें, क्यू अगर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो सी कांस्टेंट ही निकलेगा ना। तो अगर आप सी को चेंज करना चाहते हैं, इसका मतलब होता है कि या तो आप एप्सिलन नॉट को चेंज करें, जिसका मतलब है कि अपना मीडियम चेंज करें, ठीक है। अगर आप सी को चेंज करना चाहते हैं तो या अपना मीडियम चेंज करें आप, और या फिर आप जियोमेट्री चेंज करें। ये ए बी जो है ये रेडियस वगैरह होते हैं ना, तो ज्योमेट्री चेंज करने से या फिर मीडियम चेंज करने से आप कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर अ गिवन कैपेसिटर एक खास मकदार से ज्यादा चार्ज आप स्टोर नहीं कर सकते। तो जो भी चार्ज आपने स्टोर किया हुआ है वो क्यू है। अब अगर आप उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि आपको उसकी कैपेसिटेंस चेंज करना पड़ेगी। और कैपेसिटेंस आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मीडियम बिटवीन द टू कंडक्टर्स और द जियोमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। यही आपका सवाल था या कुछ और था? ओके, गुड। किसी और का कोई सवाल? ये अच्छा सवाल था सिद्रा आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। एक और प्रॉब्लम 2.40 है, इसको करते हैं। तो चूंकि हमने एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ा था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो उसको अब इस्तेमाल करके ये एक प्रॉब्लम है 2.40। कहता है कि सपोज दी, और ये बड़ा आसान सा उन्होंने लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। और कहता है कि अब फर्ज करें, अब ये वही बात है जो आप अभी कर रहे थे ना, कि अगर हम इन प्लेटों को मूव करवाएं तो क्या होगा। फर्ज करें कि ये जो प्लेटें हैं इनके दरमियान एक म्यूचुअल अट्रैक्शन पैदा होती है, और उसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब होती हैं, और ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन अमाउंट करीब होती हैं, ठीक है। सो प्लेट्स
सॉरी, हमें ये दिया गया है कि प्लेट्स मूव क्लोजर, पहली बात हमें ये दी गई है, बाय एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, जो कि इनफिनिटेसिमल है, बहुत ही स्मॉल है, बट फाइनाइट है, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो यूज इक्वेशन दिस टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आपने बेसिकली क्या निकालना है, वर्क निकालना है इन टर्म्स ऑफ फील्ड एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो बड़ा ही आसान सवाल है कि अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सो लेट्स से एक प्लेट है और एक ये दूसरी प्लेट है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो जो भी है डी था। तो अभी मैं वो डिस्टेंस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसने ये कहा है कि एप्सिलॉन डिस्टेंस से ये मूव किए हैं क्लोज, यानी जो उनका ओरिजिनल डिस्टेंस था जो भी था वो तो था, लेट्स से डी था। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, एप्सिलॉन डिस्टेंस जो है वो और मूव मूव किए हैं क्लोजर, और उसने कहा है कि वो वर्क निकालें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस करेंगी। याद रहे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली तो यही होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो अगर मैं ई प्लस दिखा रहा था तो बेसिकली मैं आपको एफ प्लस दिखा रहा था, और अगर मैं आपको ई माइनस दिखा रहा था तो इसका मतलब मैं आपको एफ माइनस ही दिखा रहा था, तो वो एक ही बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। और हमने देखा था कि जो कैपेसिटर के बाहर की फोर्सेज हैं वो कैंसिल करती हैं, और अंदर बिटवीन द प्लेट्स जो फोर्सेज हैं वो एड अप हो जाती हैं। तो अब होगा ये कि जब आप दो प्लेट्स को मूव करवा रहे हैं, यानी फर्ज करेंगे ये प्लेट इधर को जा रही है और ये प्लेट इधर को जा रही है, और ये दोनों मिल के जो डिस्टेंस कवर करती हैं वो एप्सिलॉन नॉट है। तो वो कह रहा है कि इस फोर्स की वजह से ये जो चार्जेस फोर्स पैदा कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है वो निकालें, और उसको आप ई की शक्ल में फिर एक्सप्रेस कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में। तो फोर्स की शक्ल में आपको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं, जो डिस्टेंस कवर होता है फोर्स के नतीजे में। इन दोनों की आप मूव करवाने वाली जो फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस केस। तो फोर्स को मैं कैसे लिखता हूं, फोर्स को हम लिखते होते हैं प्रेशर टाइम्स एरिया, क्योंकि मुझे इसका एरिया पता है, और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डिस्टेंस वो मूव की है। वेयर प्रेशर जो है वो दो प्लेटों के दरमियान, वो आपने किया है प्रॉब्लम पहले हमने, आप चाहें तो वापस दोबारा वापस जाके देख सकते हैं। तो वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड पहले, और ग्रिफिथ की बुक में भी शायद दिया ही हुआ है। सो इसका फार्मूला यहाँ पे आप सारा प्लग इन करें तो आपको मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन। सो दिस इज द वर्क डन। और ये वर्क जो है जैसा कि उसने कहा था ई और ए की फॉर्म में आ रहा है। सो इसमें ई भी है और ए भी है, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। तो बस यही आंसर है, ए पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया है। बी पार्ट का आंसर है कि यूज इक्वेशन दैट टू एक्सप्रेस द एनर्जी लॉस्ट बाय द फील्ड इन दिस प्रोसेस। अब होगा ये कि एनर्जी लूज लूज होगी जैसे जैसे ये प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी, तो चूंकि इन पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे ये बताता है कि अगर किसी चीज पे वर्क इन दोनों के दरमियान किया जा रहा है तो वो वर्क भी एज अ एनर्जी ही होता है। तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी इन दोनों के दरमियान ऑलरेडी मौजूद थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो फील्ड के अंदर मौजूद थी, दैट विल बी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। और इसी को वो कह रहा है एनर्जी लॉस्ट बाय द फील्ड इन दिस प्रोसेस। और इसको निकाल लेते हैं। तो अगेन एनर्जी अगर आपने निकालनी हो तो वो निकलेगी बाय यूजिंग एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी को आप कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम। तो इस केस में वो क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। बाय डेफिनेशन आपको पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अगर इसको एनर्जी डेंसिटी कहें यू स्मॉल यू को, तो ये होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। सो ये इक्वेशन ठीक है डिमेंशनली। अब एनर्जी डेंसिटी आपने निकाली हुई है पहले, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है उसको लिखेंगे एरिया टाइम्स डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है सॉरी। तो जो एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो सेम एज पार्ट ए या सेम एज वर्क डन। तो जितना आपने वर्क किया उतनी एनर्जी फील्ड में से कम हो गई, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी सम पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फील्ड या फील्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब उस फील्ड एनर्जी के खिलाफ आपको वर्क करना पड़ा है, इस तरह कह लें। तो तब ये प्लेटें जो है वो मूव करेंगी। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम जो आज हम करेंगे। और यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया है चैप्टर 2 कंप्लीट, राइट। सो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से, काफी ज्यादा काम कर लिया हुआ। फिर हमने पोटेंशियल किया था, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, और उसके बाद कंडक्टर्स कैपेसिटर्स, तकरीबन तमाम टॉपिक जो ग्रिफिथ ने कवर किए थे उनको हमने कवर कर लिया। सो इसके बाद चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक, और उसमें फिर जो है वो आगे तकरीबन अब पोटेंशियल से ही हमने काम चलाना है सारा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और उसको फिर सॉल्व करने की कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, और डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम स्टडी करेंगे। सो चैप्टर 3 से स्टार्ट लेंगे, और इसी तरह से हमारा सिलसिला चलेगा, टॉपिक का इंट्रोडक्शन और फिर प्रॉब्लम्स। एनी क्वेश्चन सो फार, किसी का कोई सवाल या कोई डिस्कशन? कोई जनरल डिस्कशन? मोमिना का सवाल है कि आई गॉट कंफ्यूज्ड इन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी इक्वेशन, व्हाट अबाउट देयर डायमेंशंस। प्रेशर बेसिकली फिजिकली एनर्जी डेंसिटी ही होता है, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। और मेरा ख्याल है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम ये डेरिवेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं करवाते, या पता नहीं करवाते हैं, शायद हो कहीं पे रेडिएशन वाले चैप्टर में। हाँ जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना बेसिकली। जो अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपने पढ़ी हुई है तो फिर आप इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि प्रेशर जो है वो एनर्जी डेंसिटी ही होता है, उसी की फॉर्म है। अगर आपके पास थर्मल रेडिएशन हो फर्ज करें,
और थर्मल रेडिएशन की आप का प्रेशर निकालें और एनर्जी डेंसिटी निकालें तो सेम आता है। और यही चीज जो है वो इस रेडिएशन पे भी लग रही है। क्या जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तो खैर रेडिएशन पे हम नहीं गए, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें भी आपको ये चीज नजर आ रही है। स्टैटिक चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई शुड बी वेरी केयरफुल। होल एनर्जी नहीं लॉस्ट हो रही, उसने देखें वर्क जो हुआ है वो एप्सिलन पे हुआ है ना। होल एनर्जी से आपकी क्या मुराद है? काजिम का सवाल है कि होल एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि होल से इनकी क्या मुराद है। हमने जो वर्क निकाला है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें जो वर्क हमने निकाला है ना, वो सिर्फ एप्सिलन डिस्टेंस मूव करने के लिए खर्च हुआ है, और उतनी ही एनर्जी खर्च हुई है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जितनी एनर्जी मैकेनिकल वर्क के लिए चाहिए थी, उतनी एनर्जी आपको फील्ड से मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस वजह से ये दोनों इक्वेशन सेम है। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, आप अगर अनम्यूट करके मुझे समझा दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये देखें ना, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको याद हो, वर्क कैसे करते हैं आप किसी चीज पे। वर्क के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है ना। तो फोर्स जो है वो कहाँ से आ रही है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रही है ना। फोर्स इज डिफाइंड एज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वो दोनों आपस में ताल्लुक रखते हैं। अगर क्यू चार्ज हो तो उसकी फोर्स जो है वो क्यू ई होगी। तो वो क्यू ई जो फोर्स है, या फोर्स कह लें या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, एक ही बात है। तो अब फोर्स लगाने से वर्क होता है, जिसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है फोर्स लगी है। जिस कोई भी चीज अगर वो फोर्स लगने से मूव होती है तो हम कहते हैं कि वो मैकेनिकल है। सो वर्क से मुराद यहाँ मैकेनिकल एनर्जी है। और दूसरी जो शक्ल हमने लिखी प्रेशर की फॉर्म में, या सॉरी फील्ड की फॉर्म में, तो वो उसको फील्ड एनर्जी भी कह रहे हैं। तो जो जितना मैकेनिकल वर्क होगा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, उतना ही फील्ड एनर्जी में फर्क आएगा। अब फर्ज सर करें कि एक्चुअली मैं किसी तरह से इस सिस्टम के अंदर फील्ड एनर्जी ऐड कर देता हूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्लेटों को क्या होगा? करीब आएंगी कि दूर जाएंगी? सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज कर रहे हैं आपने कहा। जी लेकिन जी। वर्क एनर्जी थ्योरम तो ये कहता है ना कि लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक नहीं गेन इन काइनेटिक नहीं एनर्जी नहीं प्लस वर्क। नहीं, वर्क एनर्जी ये नहीं कहता। वर्क एनर्जी सिर्फ ये कहता है कि एक शक्ल की एनर्जी दूसरी शक्ल की एनर्जी में तब्दील हो जाती है। वर्क इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी। तो उसमें पोटेंशियल या किनेटिक या इस तरह की कोई भी खास इस्तेलाह इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। बस इस पॉइंट को समझें कि एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, एक शक्ल ठीक। से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। फिर आपको वो इसमें पोटेंशियल और किनेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं ना किनेटिक एनर्जी। लेकिन इन अ सेंस इट्स कनेक्टेड। मतलब अगर आप देखें तो ये सारा कुछ मैंने पोटेंशियल से ही निकाला है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां से आप डिफाइन कर लें। सो वर्क कैन बी डिफाइंड एज वर्क इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, राइट? क्यू वी और क्यू डी वी, और जो भी आप। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम एप्सिलॉन डिस्टेंस फॉर प्लेट्स को मूव करवाएं देन इन केस पे भी हमारे पास फार्मूला सेम आएंगे। सॉरी, दोबारा कहेंगे? अगर हम जो है वो एप्सिलॉन डिस्टेंस फॉर मूव करवा दें प्लेट्स को कैपेसिटी, तो फिर भी फार्मूला सेम आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं कि एप्सिलॉन डिस्टेंस दूर मूव करवा दें, क्या कर दें? जी जी, दूर मूव करवाते हैं फिर उनको, पहले हमने मूव क्लोज किया है ना। हाँ, तो यही मेरा प्लेट्स को। दूसरा सवाल था आपसे, कि अगर आप
आपके पास यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमने वर्क किया है और वो करीब आ गए, फोर्स लगी है और वो करीब आ गए, है ना। तो जी आप अगर इनको दूर करना चाहते हैं तब भी आपको फोर्स ही लगानी पड़ेगी, और फोर्स लगेगी तो वर्क होगा, वर्क होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। तो फील्ड एनर्जी तो तब भी बदलेगी अगर आप इनको दूर लेके जाएं। क्योंकि जब हम दूर लेके जाएंगे तो फार्मूले में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केयर भी आ रहा है, सो इन दैट केस जो है वो चेंज होना चाहिए फार्मूला। हाँ लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक साथ फील्ड की इंटेंसिटी कम या ज्यादा होगी। हाँ लेकिन उसमें देखें साथ वॉल्यूम भी तो आ रहा है ना, नीचे देखें फार्मूला, एनर्जी डेंसिटी टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम। प्लेटों को दूर ले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब एनर्जी कम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अब वो दूर जा रहे हैं, फोर्स तब भी लग रही है, एनर्जी कम हो रही है। ओके, थैंक यू सर। हम्म। किसी का और सवाल है? चले इसी सवाल को ना जो इन्होंने किया है मैं एक और अंदाज से पूछता हूँ, फिर ज्यादा समझ आएगी सबको। फर्ज करो मेरे पास एक कैपेसिटर है, अब ये सवाल सबके लिए है। मेरे पास एक कैपेसिटर है और उसी तरह से क्यू चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, यही सेम ही सिचुएशन, पैरेलल प्लेट ही चलो ले लो। अब मैं क्या करता हूँ कि उन दोनों प्लेटों को मैं आपस में मिला देता हूँ, तो क्या होगा? ये शायद तजर्बा आपने कभी किया हो कैपेसिटर के साथ कि उसकी प्लेटों दोनों को आपस में मिला दें। क्या होता है जब कैपेसिटर की प्लेटें आपस में मिलती हैं? या दूसरे लफ्जों में एक एक तार लें, उसको पॉजिटिव प्लेट के साथ लगाएं और उसी तार का दूसरा सिरा नेगेटिव प्लेट से लगा दें। या फिर कैपेसिटर लेके उसके जो दोनों स्विच होते हैं, जो दोनों शाखें होती हैं, उनको किसी किसी सर्किट में लगा दें, स्विच में लगा दें उसको। क्या होता है? स्पार्क होगा। क्यों होगा? स्पार्क कहाँ से आया? वो जो झटका लगता है, कैपेसिटर फटता है, वो कहाँ से होता है, कैसे होता है? स्पार्क का मतलब है एनर्जी आई है ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? और जब स्पार्क होता है उसके बाद कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी बाकी रह जाती है? और डिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा फिलहाल आप, क्योंकि फार्मूले में डिस्टेंस जो है वो, अच्छा, जो मूविंग डिस्टेंस है हाँ वो जीरो हो जाएगा, वो ठीक है। तो फार्मूला आपको क्या बता रहा है? एनर्जी कितनी हो गई अंदर? जीरो। समझ आ रही है ना बात की? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो हो गया ना, डिस्टेंस जीरो हो गया। या यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस जीरो हो गया तो एनर्जी कितनी है अब कैपेसिटर के अंदर? जीरो। तो जब स्पार्क हुआ, एनर्जी बाहर निकली, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी रह गई? जीरो। तो इसका मतलब जैसे जैसे प्लेटें करीब आएंगी, उनकी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है, फील्ड एनर्जी, वो कम होती जाएगी। हत्ता कि जब वो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, प्लेटें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, तो स्पार्क होगा, मतलब ये कि सारी एनर्जी जाया हो जाएगी, अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी वो जाया हो गई। अब सिचुएशन कुछ क्लियर हुई कि क्या बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? जवाब सिर्फ काजम ने वैसे दिया है, बाकियों को पता नहीं समझ आई है कि नहीं। नहीं समझ आई तो एक कैपेसिटर निकालें कहीं से पंखे में से और उसको लगा दें स्विच में, तो देखें फिजिक्स काम कर रही है, हमारे फार्मूले काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको इंटीग्रेशन जो है वो लाइव नजर आएगी। लेकिन घर की बिजली खराब होती है या घर वालों से मार पड़ती है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरा ख्याल है हमने हमने ये तजुर्बे किए हुए हैं। हम बीएससी में जब होते थे तो लेबोरेटरी में प्रोफेसर अक्सर जो है प्रैक्टिकल तो करवाते नहीं थे, तो हम यही पंगे लेते रहते थे कि कैपेसिटर उठाया, उसको स्विच में लगा दिया। ठीक है, और उसमें भी टाइम लगता है। कभी मौका मिला इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का तो हम देखेंगे कि जो चार्ज होता है वो फौरन
डिके नहीं करता, उसको टाइम लगता है, लेकिन वो चूंकि टाइम इतना माइक्रो सेकंड पे होता है तो हमें वो ऑब्जर्व नहीं होता, वरना टाइम लगता है चार्ज को डिके होने में, एक्सपोनेंशियली डिके होता है। लेकिन वो एक्सपोनेंशियल डिके भी जो है वो भी इतनी जल्द तेजी से होता है कि वो माइक्रो सेकंड होता है टाइम। तो हम हमारी घड़ियां जो है वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक दिखाती हैं आमतौर पे, या 100वें हिस्से तक। तो 1 सेकंड के लाखवें हिस्से तक देखना मुश्किल है हमारे लिए। तो इस वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि जो ही आप स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर फट जाता है। ऐसा नहीं होता, उसको टाइम लगता है। सो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज हो रही होती है। तो ये बड़ी जबरदस्त सवाल था काजिम का, अच्छा सवाल था, और उससे ये फार्मूले जो हमने निकाले और ये जो इस प्रॉब्लम के पीछे की जो फिजिक्स है वो भी काफी हद तक क्लियर हो गई है। किसी और का कोई सवाल या कोई डिस्कशन? काजिम शुक्रिया आपके सवाल का, बड़ा अच्छा सवाल था यार आपका। और यही होता है असल में, स्टूडेंट आमतौर पे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि शायद एक फार्मूला है, तो न्यूमेरिकल हल करने के लिए फार्मूले के अंदर लगाओ, फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल के तो बस बैठ जाओ कि हो गया सवाल। तो आंसर निकालने का मकसद असल में मतलब फिजिक्स समझना होता है, यानी मैथ्स वहां पे रुक गया है, अब आगे फिजिक्स है। अगर आगे आपने ये फार्मूले को घूरना है, बैठ के उसको देखना है कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं और उनका क्या ताल्लुक बन रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट साइड पे कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन सी क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, कैसे उनको चेंज करना है। तो फार्मूला आपको बहुत कुछ बता रहा होता है, और ये साइंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक छोटे से डब्बे में लिखा हुआ फार्मूला है, ठीक है, 1.5 इंच की जो है वो इक्वेशन होती है, लेकिन वो आपको इतना कुछ समझा रही होती है, इतनी ज्यादा आपको कायनात के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि हैरत होती है। आपको ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन उसमें मिल रही है, आपको उसमें वैक्यूम और मीडियम की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको उसमें फील्ड एनर्जी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, सारा कुछ एक इक्वेशन से नजर आ रहा है, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। तो इसलिए फार्मूला इस्तेमाल करके उसका आंसर निकाल के बैठ ना जाया करें, बल्कि उसको देखा करें, उसमें से सवाल निकाला करें कि अच्छा मैं इस चीज को जीरो कर दूं तो क्या होगा, उससे फिजिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा इस चीज को इन्फिनिट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज का जो स्क्वायर है अगर वो स्क्वायर ना हो, कुछ और हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प चीजें होती हैं जो किसी फार्मूले को देखकर आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, और उसे आप नई फिजिक्स जो है वो सीख सकते हैं। इक्वेशन, हाँ बिल्कुल, काजिम ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इक्वेशन से बातें करनी चाहिए। अगर हम इक्वेशन से बातें नहीं कर सकते, यानी इक्वेशंस के साथ हम टाइम नहीं गुजार सकते, तो फिर हम फिजिक्स नहीं कर सकते, फिर हम सिर्फ मैथमेटिक्स ही कर सकते हैं। खैर मैथमेटिशियंस भी बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें जरा और तरह की होती हैं। ऑल राइट, चलो, आप लोगों को बहुत सी इक्वेशंस मिल गई हैं, बैठ के इनसे बातें करें, और अगले हफ्ते फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे।